समझते हैं जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे या मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो समझ रहे हैं। सपोज अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो एक दो वेरिएबल तीन वेरिएबल की भी हो सकती है, तीन उनसे ज्यादा की भी हो सकती है। लीनियर का मतलब जिनकी डिग्री 1 हो। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y बराबर 1 और 4x प्लस 2y बराबर 2, ये इक्वेशन लिख दी। तो ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, x और y। जब x y आ जाते हैं तो ये वेरिएबल्स होते हैं। और लीनियर क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि 1 डिग्री है इनकी, इस वजह से लीनियर है। हमेशा हम लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, क्वाड्रेटिक वगैरह को नहीं, एक से ज्यादा घात नहीं आएगी। हाँ ये जो आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम निकाय, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, समझा बताता हूं। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं इसको निकाय, क्योंकि ये जब एक से ज्यादा इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको सिस्टम या हिंदी में निकाय बोला जाता है। देखो दो इक्वेशंस हो गई ना, तो ये सिस्टम हो गया या निकाय हिंदी में बोले तो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब जैसे ये, अब मैं एक इक्वेशन और रहा हूं, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 1, और ले लेते हैं कुछ 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 2, हाँ, और 6x माइनस के 7y माइनस के 10z इक्वल टू 3। ये तो अब ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, निकाय दिख रहा है, इसमें कितनी इक्वेशंस हैं, तीन, और वेरिएबल कितने हैं, तीन, x y z। अब हम ये समझेंगे कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है, निकाय दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें। इसमें मैट्रिक्स में बहुत ध्यान से समझो, ये समझ लो इस टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है आप, तो मजाक में ना लें इसको बिल्कुल भी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना इनवर्स का, वो 5 मार्क्स का आएगा, ये 8 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग में रखा हुआ है क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान समझो, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं अभी। तो ये एक 2-3 पेज का क्वेश्चन है, समझ में आ रही है, तो ध्यान से समझ लो, अभी बेसिक समझा रहे हैं बिल्कुल, तो मजाक में मत लो, इसे सीरियस ले लो, ठीक है। अब ये समझ में आता है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं इसके अंदर। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें मैट्रिक्स के अंदर, ये सवाल उठता है, ठीक है। तो देखो पहले मैं दो वाइलों को चेक करके कैसे बनाते हैं। ये जो दिख रहा है ना एक्स के आगे इसके कोएफिशिएंट्स, इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ए और मैट्रिक्स बना लो एक। क्या है बेटा, 2, यहां लिख दो 2, फिर क्या है 3, फिर 4, और फिर 2, ये आ गई। इसको ए मैट्रिक्स बोल दो आप, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स बना लो आप बी, ये इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे आपके ये जो इधर रह गए राइट हैंड साइड में, जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, वो आएंगे इसके अंदर, 1 और, क्लियर हो गया। और एक हमेशा एबीसी मानना आप, ठीक है। और दूसरी जो तीसरी बची हमारी, उसको मान लो आप एक्स। क्या आएगा इसके अंदर, क्या रह गए तुम्हारे पास, वेरिएबल्स ही तो रह गए। अरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट तो इस मैट्रिक्स में आ गए, और जो राइट हैंड साइड में थे वो इधर आ गए, तो क्या बचा, वेरिएबल्स बचे, तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते, इसमें आएगा एक्स और यहां पर वाई। ये समझ में आता है इतना। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को किस में रिप्रेजेंट कर दिया भैया, मैट्रिक्स में, सिंपल है एकदम। अब इसको कराओ फटाफट से आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट, जरा फटाफट से करा दीजिए भैया। आप क्या करेंगे, ए आएगा, ए, ए को फिल कराएं जरा ध्यान से, बताइए क्या लिखूं इसमें, पहली रो में बताओ, 2 3 5, 3 -2 1, 6 -7 10। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, इसकी वैल्यू बताओ बी की, इस बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, बताओ, बता बी की वैल्यू। हाँ भाई एक्स की वैल्यू बताओ भाई रोहन। मतलब कि भैया एक बात तो समझ में आ गई हमें, कि किसी भी हम निकाय को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तरीका ये है, ठीक है। और इसी इन चीजों को सबको कैसे रिप्रेजेंट किया था मैट्रिक्स में, ध्यान दो, कैपिटल ए
एक्स इक्वल टू बी। ये तरीका होता है लिखने का किसी भी मैट्रिक्स को, इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिखने का। ठीक है, इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिखने का। ये आ गए हमारे, और बी हमारी ये आ गई इक्वेशन, और एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब हमने बताया आपको जो भी निकाय होता है उसको हम किस में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, या ठीक है। अब वो दो, अगर दो इक्वेशन मतलब छोटी इक्वेशन दी हुई हैं तो उनको ऐसे लिख सकते हैं हम, और अगर तीन इक्वेशन दी हुई हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम। लिखने का तरीका वही है। अब जब इसे इक्वेशन मिलेगी ना आपको, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि एक्स क्या है यहाँ पे, वाई क्या है, जेड क्या है। इसको नोट करो आप पहले डाटा को, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है ये, बी की वैल्यू क्या है ये, और एक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, वेयर का है, चाहे आप लिख सकते हो यहाँ पे वेयर, और यहाँ पे भी वेयर। देखिए भाई, हमने समझा कि ये इक्वेशंस होती हैं, निकाय होते हैं, इनको हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और जहां पे ए की वैल्यू ये होती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, गुणांक, और एक्स होता है एक्स वाई जेड। अगर एक्स है तो एक्स, और वाई है तो वाई, एक्स वाई जेड तीनों है तो एक साथ लिख दोगे उन्हें। ठीक है, और खाली दो वेरिएबल्स है, दो को लिख देंगे इसको। बी क्या होता है यहाँ पे, जो राइट हैंड साइड में दिया होता है वो बी होता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे, जैसे ये, अब मैं इससे बोलूं इसको सॉल्व करो, तो आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। आपस में इनको सेम कर लोगे मल्टीप्लाई करके, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। बट इन इक्वेशंस को किसकी हेल्प से सॉल्व करना है हमें, मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, इस निकाय को हल करो किसकी, अवयव की सहायता से। तो अवयव की सहायता से कैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे वो हम समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, इसमें वैल्यू निकालनी है। बट अगर आप नॉर्मल इसको सॉल्व करो तो काफी टाइम लग जाएगा, बट मैट्रिक्स की सहायता से यूं ही हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स इक्वल टू बी। जहां पे ए क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कॉफिशिएंट आएंगे इसके अंदर। कैपिटल एक्स क्या है, जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। और बी क्या है यहाँ पे, जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती है वो। क्लियर है इतना, इस इक्वेशन से ये पता चलता है। ठीक है भाई, अब इधर देखो जरा। अब कुल मिला के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई जेड किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर, बी के अंदर, या एक्स के अंदर, एक्स के अंदर आ रहा है। तो कुल मिला के हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स अकेला होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ए हटाने के लिए मैं इस ए को इधर डिवाइड में ले जाऊं क्या, है ए क्या है यहाँ पे, बताओ, ए क्या है, कोई नंबर है, ए है क्या बेटा, वैसे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की कभी डिवीजन देखा है आपने, तो फिर डिवाइड में कैसे ले जाएंगे, है बेटा। इनवर्स में क्या मतलब, इनवर्स में समझा नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक्स को आप ऐसे लिख दो भैया, ऐसे, ये तो कहना चाह रहे हो आप, और फिर इसको ऊपर ले जाओ। तो ये डिवाइड में ही तो आ गया, ये ऊपर भी बी मैट्रिक्स है, नीचे ए मैट्रिक्स है, तो डिवीजन हो गया। तो ऐसे नहीं करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, क्या करते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि डिवीजन होता नहीं है मैट्रिक्स में। आप इस ए को अगर आपको हटाना है, तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, किसी ए को रिप्लेस करने के लिए उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है। उसमें भी तो डिवीजन लगा सकते थे हम, बट हमने डिवीजन नहीं लगाया, क्या करा उसके अंदर, इनवर्स करा दोनों तरफ, ताकि वो वाला इनवर्स हट जाए। उस थ्योरम में भी तो हम डायरेक्ट ए को हटा सकते थे डिवाइड करके, बट क्यों नहीं करा, क्योंकि डिवीजन होता ही नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आती है बात। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री पोस्ट का भी ध्यान रखना है, प्री का मतलब लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इधर से अगर मैं देखो, मैंने इधर से ऑपरेट कर दिया, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, फिर इधर से ही ऑपरेट होगा, ए इनवर्स और यहाँ पर बी, यही तो आएगा। सिंपल है इतना। अगर सपोज करो कोई बच्चा इधर से इसमें ऑपरेट कर दे, इधर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे मतलब, तो क्या आएगा, ए एक्स और ए का इनवर्स इक्वल टू बी और ए का इनवर्स। तो कोई लाभ होगा क्या, एक्स और ए इनवर्स, कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या, नहीं होता ना। इस वजह से मुझे इधर से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। ए इनवर्स और ए हमें पता है आइडेंटिटी होती है, पता है ना सबको। तो ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स, और अब क्या सोचोगे, भैया इसको इसके साथ लिख देना है, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे कर देते हैं। बट मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता ना, आप किसी को किसी के साथ नहीं लिख सकते। समझ में आती है बात, नहीं नंबर्स में ऐसा होता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आती है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, ए और उसका इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा आई, और यहाँ एक्स आ गया, इक्वल टू ए इनवर्स और बी। तो एक्स है जो आई है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, एक्स। अरे आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे भी आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ए इनवर्स बी। तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की, तो मैं यहां से निकाल लूंगा। एक्स पता है आपको क्या है,
एक्स वाई जेड। बी आपको पता ही है, राइट हैंड साइड में जो होता है नंबर्स। ए, आप ए तो दिया हुआ है, इसका इनवर्स और निकाल लो, इसमें रख दो, आ जाएंगी वैल्यू। सिंपल है ना। तो इसके बाद इस पॉइंट को और नोट करें आप, जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है, कैसे क्या होती है इक्वेशन, ए एक्स इक्वल टू बी, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ए क्या है यहाँ पे बता दो, ए है भैया हमारा कितना, 2 5 3 2। चलो, और जो हमारा एक्स है इसमें वो क्या है, एक्स वाई। और बी क्या है हमारा 1 7। इतना मैंने अब तक समझाया आपको। हमें क्या निकालना है, इस निकाय को हल करना है, मतलब एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जेड होता तो एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कुल मिला के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी। ये तो निकालना है आपको, और ये आया कैसे वो मैंने मेंशन कर दिया उधर, समझा दिया। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको मान लो इक्वेशन। क्या क्या चाहिए इसके अंदर आपको, एक्स चाहिए हैगा भैया, बी चाहिए हैगा हमारे पास, क्या नहीं है, ए इनवर्स नहीं है। ठीक है भाई, इधर देखो, ए इनवर्स नहीं है, कैसे निकालेंगे इनवर्स बताओ। फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालते हैं इनवर्स। हाँ बताओ, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे निकालते हैं भाई इनवर्स, इनवर्स हमें पता है भैया, इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन ए इंटू एड ज्वाइंट ए। ऐसे तो निकालते हो आप इनवर्स। तो बताओ कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स ऐसे आ गया, एड ज्वाइंट ए की वैल्यू बताओ, बताओ भाई सुधांशु कितनी है, ए की वैल्यू बताओ, ए की डिटरमिनेंट की। हाँ तो ना, ये नहीं पूछा मैं, ये पूछ रहा हूं मैं, ये ए का इनवर्स कब निकलता है, जब ए का डिटरमिनेंट पता हो। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई करके, यही तो होता है ए का डिटरमिनेंट। निकालो, साइड में निकाल दो इधर ही, 2 है, 5 3 2, निकालो कितना आया, 2 2 जा 4, और ये कितना हुआ 15, कितना आया माइनस के 11, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब इसकी वैल्यू यहां रख देंगे हम, सिंपल है। चलो, और क्या चाहिए हमें इसके लिए, और बताओ। एड जॉइंट चाहिए इसको, चाहे क्वेश्चन आप सेकंड मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो ऐसे ऐसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, एड जॉइंट ए कैसे निकलता है, आपको प्रॉपर निकालना है एकदम, मैं यहाँ पे मैं ट्रिक से यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं बताओ, डायगोनल का इंटरचेंज करो तो दिखेगा ही नहीं, सेम ही है वैल्यू, सही है इतना। और ये कितना आएगा, और आपको लॉन्ग मेथड भी आता है, A11 A12 21 और 22, सिंपल है इतना। चलो, यहां तक क्लियर है। अब क्या करूं बताओ, फॉर्मूले में रख दूं इसे उठा के, ए इनवर्स इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट बताओ, ए का कितना है माइनस के 1/11, और एड जॉइंट तो आपको पता चल चुका है, कितना आ गया 2 2 -5 -3। सारी वैल्यूज पता चल गई, उठा के किस में रख सकते हैं हम इक्वेशन में। देखो हमें एक्स भी पता है भैया, बी भी पता है हमें, और इनवर्स आपने अभी निकाला है, क्लियर है इतना, रख दो इसके अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। देखो कितना आएगा बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स और वाई इक्वल टू, ए का इनवर्स आपने निकाला है अभी 1 अपॉन, ठीक है इतना, और मैट्रिक्स 2 -5 -3 और 2, एड जॉइंट कितना है इनटू, एड जॉइंट बताओ। अच्छा, क्या है बी, अच्छा बी की वैल्यू, देखो इस इक्वेशन में रखना है, ए रख दिया, एक्स की वैल्यू रख दी, ए इनवर्स भी रख दिया, और क्या है अब इसके अंदर बी, बी रखना है इनटू में, तो बी रखो कितना है 1 और 7। ये मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करानी आती है आपको, करो। ये कितने बाई कितने की है 2/2, और ये रो कितनी है इसमें 2/1, 1/2 थोड़ी, रो देखते हैं पहले उसके बाद कॉलम। अब ध्यान दो, जो मैंने ये सिस्टम बनाया, देखो इसको मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है, 2/2 में ही क्यों लिखा है,
और इसको मैंने सीधा ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये 2/1 की है। अब ध्यान दो, अगर ये कितने की है, 2/2 की है, और ये कितनी है, 2/1 की, तो मल्टीप्लाई बताती है कि जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें ये दोनों सेम होना चाहिए। 2 और 2 सेम में मल्टीप्लाई हो सकती है, और आंसर में क्या आएगा, 2/1। इनको छिपा लो, जो आंसर बचेगा वो इधर इधर वाले बचेंगे, इधर का 2, इधर का 1, तो 2/1। तो इस वजह से हमने ये मैट्रिक्स जानबूझ के 2/1 की रखी है, सीधी जानबूझ के रखी है, ताकि इनकी मल्टीप्लाई कराएं तो वापिस हमें क्या मिल जाए, 2/1 की एक मैट्रिक्स मिल जाए। इसे आप सोच भी तो सकते, दिमाग लगा तो भैया ने सीधी क्यों बनाई, टेढ़ी भी तो बना सकते थे, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस भी मिल जाना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमने बनाई है मल्टीप्लाई, जो रखी है वर्टिकली इसको, ठीक है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए फिलहाल बता दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, सिंपल एकदम। करो सिंप्लीफाई, कैसे करते हैं बताओ। टू, आंसर जो आएगा वो कितने का आएगा, 2/1 का, तो करो मल्टीप्लाई। इस रो को उठा के, मतलब इस कॉलम को उठा के पहली रो पे रख दो, और फिर दूसरी रो पे रख दो, तो बताओ कितना आएगा, 2 माइनस कितना हो गया, 35, सही है इतना। सेकंड वाले जगह रहो, और ये कितना हो गया, प्लस के 14। इतना क्लियर है भाई, घटाओ कितना आ रहा है, माइनस के 1/11, तो ऐसे आ गया ये, कितना बचा, 33 माइनस के, और ये कितना आया, 11 माइनस के। अच्छा प्लस क्या है, तो प्लस के लिख दो भैया, प्लस क्या है तो प्लस के लिख दो, अंदर चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो एक से होगी या सबसे होगी भाई, क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सबसे होती है मल्टीप्लाई, तो करो सबसे। तो 3/3 क्या हो गया, 11, मल्टीप्लाई कराओ तो मल्टीप्लाई में लिख दो, चाहे 11/1/11, वो भी माइनस के है और ये भी माइनस के, तो 11 से कितनी बार जाएगा ये, 3 बार, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आया, 11 इंटू माइनस के 1/, इससे ही कट जाएगा, सिंपल। तो कितना बचा देखो, एक्स वाई, यहाँ कितना बचा, प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ कितना बचा, माइनस के 1। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1, इसका ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो इसके सामने सामने की वैल्यू बराबर होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3, और वाई की -1, ये आ गया आपका आंसर। तो इक्वेशन को किससे सॉल्व करा हमने, मैट्रिक्स की हेल्प से। ये आता है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन 3/3 का, जिसमें 3 वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड होगा तो उसके हिसाब से 3/3 की बनेगी मैट्रिक्स, बिल्कुल ऐसे ही काम करना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, नोट करो इसको। चलो चलिए भाई, तो हम आपको बता रहे थे भाई कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है ना, या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी 1 एक्स के बाद दूसरा वेरिएबल ले लो वाई, फिर एक वेरिएबल और ले लो जेड, इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y और C3z इक्वल टू D3। ये कोई क्या है, लीनियर सिस्टम, ये क्या है हमारा, लीनियर सिस्टम या रैखिक निकाय, ठीक है, हिंदी में बोले तो रैखिक निकाय बोल सकते हैं इसको। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स की सहायता ली, इसमें जो आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल दिख रहे हैं, इसको हम मैट्रिक्स की हेल्प से, अगर ये तीन इक्वेशंस, अब A1 B1 C1 और D1 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का, तो उसमें क्या होगा, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके इनमें एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो हम इजिली निकाल सकते हैं। एक 2/2 का एग्जाम्पल देखा था हमने, उसमें हमने वैल्यू निकाल के भी दिखाई थी आपको, ठीक है। अब 3/3 का, तो एग्जाम में 3/3 या 2/2 का कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए एक्स कैपिटल बी, ये ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, और एक्स भी मैट्रिक्स है। यहां पर ए जो मैट्रिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है,
वो करता है जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को। तो वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 a3, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया। फिर वाई का कोफिशिएंट b1 b2 b3, और फिर जेड का कोफिशिएंट c1 c2 एंड c3। ये ए रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स को, एक्स वाई जेड। और ये जो बी रिप्रेजेंट करता है, ये राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दी होगी नंबर्स की फॉर्म में, ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, d1 d2 एंड d3 प्रकार से। ठीक है ना। अब इनको मैंने वर्टिकली क्यों लिया, अगर सपोज करो ये जो मैट्रिक्स है ये इस फिलहाल 3x3 की है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट पॉसिबल तभी है जब यहां पर भी क्या होना चाहिए, 3 और 1, क्योंकि वेरिएबल तो 3 ही है। अगर मैं 1 3 लिख दूं तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अरे बोलो 1 3 बोलूंगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, तो भी आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात नहीं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि ये 3 3 का है तो मजबूरी है मुझे 3 1 ही लिखना पड़ेगा। और आपको पता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप जानते हो, ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो जो बचता है इधर इधर वाला वो इसका प्रोडक्ट का आंसर होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 3/1। तो देखो ये भी 3/1 की है, ये भी 3/1 की है, इस वजह से हमने इसको वर्टिकली लिया है। समझ में आता है, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिया है, सीधे मॉडल लिया है। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट। अब इसकी सहायता से हम कैसे इनवर्स निकालेंगे, तो मैंने बताया था आपको, क्यों भाई, यहां से हम ए एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स किसके अंदर, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स के अंदर, मतलब जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आ रहा है, तो यहां से आप एक्स को रखेंगे। और ये ए इनवर्स कैसे निकला है ये मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें बी पता है एक्स पता है, ए इनवर्स नहीं पता, तो ए इनवर्स हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ए इनवर्स आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट, तो उस वजह से निकालेगा। तो इसके यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं आप, ठीक है। क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय, मतलब ये जो निकाय है सिस्टम है इसको सॉल्व करना है अब्यू विधि से। तो जो मैंने अभी बताया था आपको वैसे ही करना है आपने। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ए मैट इक्वेशन लिखनी है। देखो जरा सॉल्यूशन इसका, कि हमारा हम जानते हैं भैया कैपिटल ए एक्स इक्वल टू, एक्स भी यहाँ पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, बी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक्स मतलब इसके अंदर एक्स वाई जेड आ रहा है, ए का इनवर्स इंटू बी, यही तो होती है। इसके अंदर जो जो चीजें चाहिए हमें वो हमें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या, ए पता है, हाँ ए हमें पता है भैया, ए कितना है बोलो, 3 2 4, एक्स के कोफिशिएंट लिख लिए मैंने। अब वाई के कोफिशिएंट, माइनस के 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, माइनस के 2 1 माइनस के 3, यहां तक समझ में आता है। चलिए फिर जेड के कोफिशिएंट 3 -1, कुछ नहीं है तो 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये 2, ये तो आ गई आपकी ए मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलना मिलना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर बी, एक्स भी जानते हैं आप, वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड। और फिर आप बी भी जानते हैं, बी कितना है भाई हमारा, 8 1 और 4। अब हम इसे क्वेश्चन में रख देंगे, तो एक्स पता है, हमें बी पता है, बट ए इनवर्स नहीं पता ना, तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है। सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं उसके अंदर, एड जॉइंट, तो एड जॉइंट निकाल लो। और ये भी देख लो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं वो भी पता कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट को पता चल जाएगा इसका इनवर्स है भी या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट रो से ही कर दे रहा हूं मैं, 3 लिख दिया मैंने, तो इसकी रो भी छिपा ली मैंने, कॉलम भी छिपा लिया, 2 आ गया ये, और ये कितना हो जाएगा, -3। फिर चिन्ह माइनस का आता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। इसको छिपा लेंगे, इसकी कॉलम भी छिपा लो, इसके रो भी छिपा लो, 4 + 4, ठीक है। नेक्स्ट +3 छिपा लो, इसका कॉलम भी रो भी, करो मल्टीप्लाई, -6 -4, ये टोटल कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, वो भी माइनस के, मतलब माइनस के मल्टीप्लाई करा देंगे अभी, चलो। और ये कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया
माइनस के एन। ठीक है, ये ए का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे अपन। तो ये देखते हैं, वहां माइनस के 3 हो गया ये, और ये कितना हुआ 16, और ये कितना हुआ माइनस के 30। तो कितना बचा टोटल बताओ, माइनस के 17। हम्म, सही है। अरे इसे घटाओ ना, 3 घटाओगी तो कितना बचेगा 13, और 13 घटा दो इसमें से। ठीक है भाई, ये आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है उसका, एग्जिस्ट। तो अब ये बताओ, अस्तित्व है इनवर्स का तो निकाल सकते हैं इनवर्स। ठीक है, जगह नहीं है आप लिख लेना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। इनवर्स कैसे निकालेंगे, A11, फिर क्या निकलेगा A12, A13। ठीक है भाई, दिख रहा है इतना, चलिए। A11 कैसे निकालेंगे, पहली रो भी छिपा लिया, पहला कॉलम भी छिपा लिया। कितना आ रहा था भाई 2 - 3, है ना। 2 - 3 जो लिख देते हैं, 2 - 3 मतलब माइनस के 1, और 1 और 1 2 हो रहा है तो प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, अब इसमें रो तो पहली होगी, कॉलम दूसरा होगा। 2 2 जा 4, 4 + 4 तो कितना आ गया, ये माइनस के 8 आ गया। ठीक है, रो पहली और कॉलम तीसरा तो कितना आ गया माइनस के 6 और माइनस के 4, तो टोटल हो गया माइनस के 10। ये क्यों निकाल रहे हैं, इनवर्स निकालने के लिए। ये हमारे पास इनवर्स नहीं है, तो इस इनवर्स को अगर निकालना है तो आपको वो फैक्टर्स निकाले, फॉर्मूला याद ही है आपको, क्या होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला अगर होता है हमारा 1/a का डिटर्मिनेंट, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस बेस हमने चेक कर लिया जीरो नहीं है, तो अब एट जॉइंट निकालेंगे। इसकी ट्रिक नहीं लगाएंगे आप, वैसे ही करेंगे नॉर्मली, तभी नंबर मिलने हैं आपने। ठीक है भाई, और ट्रिक 2/2 में भी मत लगाना, वो तो चेक करने के लिए बता दिया है बस खाली, है ना, एग्जाम में मत लगाना। मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं जल्दी कर देता हूँ बस। चलो, अब ये पहली रो का आ गया, इसे 2 1 निकालो, फिर 2 2 आ जाएगा, और 2 3 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है ना ये, इस वजह से। फिर 3 2 आ जाएगा, और फिर 3 3 आ जाएगा। हमारा यहाँ से एडजॉइंट आ जाएगा इजीली। प्लस माइनस लगा लो, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। चलो, अब कौन सी रो आ गई हमारे पास, रो सेकंड आ गई, पहला कॉलम है। करो मल्टीप्लाई, -4 + 9, -4 + 9, -4 + ठीक है इतना भैया। चलिए, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चलो इसको कंप्लीट ही कर दो। कितना आ गया बच्चा, -5 आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस, ये तो पॉजिटिव आया, बट इस माइनस इसकी वजह से लगाया माइनस। फिर इधर आ जाओ, दूसरी रो है हमारा, कॉलम दूसरा, 3 2 जा 6, हाँ 6 - 12, 6 - 12 तो कितना आया -6। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब तीसरा कॉलम आ चुका है, करो 3 3 जा +8, हाँ -9 +8 तो कितना बचा भैया, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी रो चेंज हो चुकी है, थर्ड वाली, थर्ड को फिक्स कर दो, कॉलम चेंज कर दे रहो, ये तो करते हैं बार बार, ऐसे ही कर रहे हैं हर बार। अब थर्ड को फिक्स करो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम पूरा आ जाएगा निकल के। तो पहले फर्स्ट कॉलम छिपा लो, तो कितना आया 2 - 3, 2 - 3 तो माइनस के 1 आ गया। ठीक है, अब पहला छुपा लिया, अब दूसरा छुपा लेंगे, तो -3 2 कितना हो गया 6, है ना, -3 -6 तो प्लस क्या आ गया आपका 9। ठीक है भाई, इधर आओ, छिपाओ इसको, 3, हाँ कितना, हाँ 3 माइनस प्लस हो जाएगा 4, क्योंकि एक माइनस इस पे भी है, एक माइनस फॉर्मूले में आता, प्लस हो गया 7 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो एक को फैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो या डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लो, बनाना चाह रहे हो तो बना लो, को फैक्टर मैट्रिक्स।
तो क्या होती है भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स? A11 या कोफैक्ट डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दे रहे हैं ना, है ना, फालतू में टाइम ही खराब होगा। एडजॉइंट निकाल दो। एडजॉइंट क्या करता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं बस, है ना। तो ए कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो करो उसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए आ गया आपका, वैल्यू रखो इसके अंदर, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। वैल्यू रख लो पहले, -1, -8, -10, फिर -5, 6, 1, -1, 9 और 7। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। अब इसका कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दो तो ये जो दिख रही है आपको रो, इन कॉलम में लिख दो, -1, -8, -10, -5, -6, -1 हो गया, -1, 9, 7। ये आ गया आपका एडजॉइंट, ठीक है ना। और हमें निकालना है इनवर्स, तो आपको क्या लगाना है, बस फॉर्मूला लगाना है, आपका इनवर्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इनवर्स ही तो चाहिए था इस फॉर्मूले के अंदर, तो इनवर्स निकाल लो। तो क्या होता है भैया, ए ए का इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, यही तो होता है भाई फॉर्मूला। बस सिंपल इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन। तो आ गया ए इनवर्स इक्वल टू 1/-17 और एडजॉइंट तो आपने निकाला ही था, और ये तुम्हारा वो आया है ए का डिटर्मिनेंट, है ना, रख दिया। और यहाँ पर ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है, -1, 5, -1, -8, -6 एंड 9, -10, 1 एंड 7, इस मैट्रिक्स। क्या हमारा आंसर कंप्लीट हुआ है? अभी अभी तो हमें हमें क्या करना है, अब भी विधि से हल करना है। इस इक्वेशंस के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल्स की। तो अब हमें एक्स भी पता है, ए एन भी पता है, बी भी पता है, इसमें रख दो, बस इतना काम करना है। फिर सॉल्व आप यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है भैया, एक्स है इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू लिखो, एक्स वाई और जेड। इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, है ना, लिख दे रहा हूं ए का इनवर्स और बी। और आप जानते हो एक्स क्या है, ए क्या है, ए इनवर्स क्या है, सब जानते हैं आप। फिलहाल तो ए इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पे इनवर्स अभी निकाला है हमने, 1/-17, -1 माइनस, ये आ गया -8, 6, -9, 10, 1 और 7। और बी कितना है हमारे पास, बी ये निकाला है आपने, 8, 1 एंड 4। ये 3/3 का है, ये 3/1 है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है दोनों की, कर सकते हैं, करिए। ये आपका ऐसे चलता रहेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। करो वही, करिए मल्टीप्लाई, करो वही फर्स्ट वाले से, -8, -5, -4, ठीक है। सेकंड वाले से करो, इसकी फर्स्ट वाले से हो चुकी है, अब सेकंड वाले से करेंगे। पहले 8 की करो, -64, -6 +36, ठीक है इतना। इससे करो लास्ट वाले से, -80 +1, 28, 28। सही है भैया, इसको सॉल्व करो भाई जरा, कितना आ रहा है बताओ, एक्स वाई जेड ऐसे ही आ गया। मल्टीप्लाई करो भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बचेगा 1, और 17 दूनी, और 17 तिया 51। ठीक है भाई, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है। तो इसका मतलब एक्स के बराबर, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू 3 है। ये आ गया आपका। और अगर आपको चेक करना है आंसर सही है या गलत है, तो इसमें वेरीफाई कर सकते हो, देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 1 रखो इसके अंदर, 1 -2 और 2 +3 इंटू 3, तो कितना आ रहा है, 3 -4 और +9, कितना बचा, ये बचा -1 प्लस, तो कितना 8 आ रहा है, और 8 इधर आ रहा है, देखो। तो इक्वेशन में रख के ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट। इनकंसिस्टेंट कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट,
मतलब कि संगत, कंसिस्टेंट मीन्स संगत और असंगत। इक्वेशन दो ही तरह की होती है, या तो वो संगत होगी या वो असंगत होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जब क्लास हाई स्कूल में है ये टॉपिक कि अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं, देखो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूँ हाई स्कूल का आपका, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो उस समय लाइन कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद है तुम्हें? इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं याद है तो हाई स्कूल में है ये टॉपिक, है ना? कि जब a1 a2, यहां से मतलब दो इक्वेशन दी हुई है, इनका रेशियो निकाला a1 a2 b1 b2 दोनों क्या है? डिफरेंट आ गए। तो इसका मतलब जो लाइंस है वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इन्हीं को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। इनको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, मतलब संगत होती है। क्या होती है भाई? संगत। मतलब जिनका सॉल्यूशन हो, ऐसे बोल सकते हैं। जिस लाइन का सॉल्यूशन होता है उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता उनको इनकंसिस्टेंट। अब कैसे पता चल रहा है? देखो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे तो होगा ही, एक्स कोमा वाई। अरे बात समझ में आ रही? जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट ही तो मिलेगा। तो इस पॉइंट, इस ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइनें मीट कर रही है, कट कर रही है आपस में। तो उसको, इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसमें, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है। एक पॉइंट यूनिक होता है अपने आप में। जैसे 2,3 तो यूनिक है 2,3। समझ में आ रही है बात? नहीं तो जब एक पॉइंट मिलता है, या हम कह सकते हैं अगर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कहता है आद्वितीय, यूनिक को बोलते हैं आद्वितीय सॉल्यूशन, आद्वितीय हल। ठीक है, तो ये इसका जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है? यूनिक है। समझ में आ रही बात? इसका सॉल्यूशन है, बट है कैसा वो? यूनिक। सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन यूनिक है। मैंने ये हाई स्कूल का थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स वाला भी समझ में आ जाए। सेकंड केस क्या होता है इसी का, कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और ये वाला नॉट इक्वल आ जाए, ये दोनों बराबर आ गए। और बट जब जब हमने तीसरा निकाला, इसमें तो निकालेंगे नहीं तीसरा, क्योंकि बराबर ही नहीं आ रहा है। इसमें जब इक्वल आएंगे तो तीसरा भी चेक करेंगे, क्या पता तीनों बराबर आ जाए। बट अगर इसमें ये बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब लाइंस कैसी हैं आपकी? ओवरलैप कर रही है लाइन। मतलब कि ऐसे बोलते हैं कोइंसिडेंस, संपाती रेखा है। जैसे कि एक लाइन ये बना दी मैंने, ठीक है, एक लाइन है ये, और एक लाइन ये बना दी, तो इस लाइन को इसके ऊपर रखूंगा तो क्या करेंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस में बोलते हैं हम कि लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट है। ऐसे लाइन बना लो बड़ी, इसके ऊपर ये वाली लाइन मैंने रख दी उठा के, इसको ऊपर रख दिया, तो ऐसे तो दिखेगा डायग्राम। तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं। ये बताओ इस लाइन के सॉल्यूशन है कितने हैं? अनंत सॉल्यूशन है। जब जब लाइन मीट करेगी तब तब सॉल्यूशन होगा ना। यहां मीट करा, कितनी जगह मीट करा? एक जगह, तो एक सॉल्यूशन है, एक हल है इसका। इसमें कितनी जगह मीट कर रहे हैं? इनफाइनाइट जगह पे, जहां जहां टच कर रहा है। तो देखो यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी, सब में टच कर रहा है ना। तो बहुत सारे पॉइंट हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन जो बनी होती है वो पॉइंटों से मिलकर बनती है लाइन। तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे हैं इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल हैं। समझ में आती बात? तो हल जिसके होंगे वो क्या होता है? संगत, असंगत? संगत, कंसिस्टेंट। अगर हल है, सॉल्यूशन है, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट। और ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट कहलाएगी, जो भी इक्वेशन होगी उसकी। ठीक है, तो ये भी क्या है? कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है। ये सब आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हो। और इसके हल कितने हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका ये क्या है? इसमें कैसे सॉल्यूशन है भाई? यूनिक सॉल्यूशन इसके। हाँ, जाओ जाओ, समझ में आता है ना? थर्ड केस क्या है? अब ये केस रह गया ना, जब तीनों क्या हो? बराबर हो। ऐसा भी तो वैसा लगता है। आपने a1 निकाला, a2 निकाला, और a1 निकाला, b1 निकाला, c1 निकाला, a2 निकाला, b2 निकाला, c2 निकाला, दोनों के रेशियो कैसे आ रहे हैं? तीनों के रेशियो बराबर आ गए। ये वाला केस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इसमें कैसी बनेगी लाइन बताओ? इस वाले केस में कैसी बनेगी लाइन? इसमें तो इंटरसेक्ट कर गई, इसमें ओवरलैप कर गई, और इसमें होगी लाइन तुम्हारी पैरेलल। इस वाले केस में L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। पैरेलल लाइन तो समझते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस सेम हो।
चाहे यहां देखो आप, वो भी D1 होगा, चाहे यहां देखो आप, वो भी D1, मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है D। ठीक है, सेम होगी, जैसे रेल की पटरी होती है वो पैरेलल होती है आपस में। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों केस हमने हाई स्कूल में पढ़े थे। बताओ इसका सॉल्यूशन होगा कोई, ये पैरेलल लाइन से इनका सॉल्यूशन होगा या नहीं, बताओ। क्योंकि मीट ही नहीं कर रहे, जब मीट करेंगे तभी तो सॉल्यूशन होता है, जब टच करेंगे आपस में, जब टच ही नहीं कर रहे तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। तो मुझे लग रहा है आपको आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, मतलब संगत का और असंगत का। क्या भाई, ये संगत है दोनों लाइंस। तो लाइन या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो मैंने बता दिया इसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। समझ में आती है बात। चलिए, तो ये तो पता ही है भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये कोइंसिडेंट है, वो पैरेलल है, इतना तो पता ही है ना। अब बात करते हैं भैया, हमें डिटर्मिनेंट में कैसे पता चलेगा, कैसे फील करेंगे। अच्छा, चलो, तो हम डिटर्मिनेंट में कैसे चेक करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, क्यों भाई, डिटर्मिनेंट में हम, आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा भैया। देखो, पता क्या है हमारा कि ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट है। जो हमारा सिस्टम दिया है, जो निकाय है, वो क्या है, संगत है। समझ में आ रही है बात। तो इस केस में हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, मतलब संगत। ठीक है, केस टू क्या है, अगर देखो, यहाँ पे जरा थोड़ा सा समझ लो आप कि इधर देखो, ये क्या होता है हमारा, एक्स, क्या थी इक्वेशन, ए एक्स इक्वल टू बी, ये तो थी। इससे क्या बनाया था फिर हमने एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये आया कैसे, ये बताया था हमने। और फिर ए क्या है हमारा, बताओ जरा, ए क्या होता है, वन अपॉन ए का डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट, और इनटू ये बी तो है यहाँ पर। ये बात समझ में आती है। ये बताओ, जैसे ही मतलब ये जो एक्स है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई तो रिप्रेजेंट करता है, जितने वेरिएबल से, अगर टू वेरिएबल तो टू को, और इधर जो भी क्वांटिटी आएगी वो। ठीक है, चलो, ए का डिटरमिनेंट अगर अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, केस टू के भी ए केस, ए और बी दो पार्ट है इसके। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, तो आप क्या निकालोगे, एड जॉइंट ए निकालना, क्या निकालेंगे, एड जॉइंट ए, और प्रोडक्ट करना किससे, बी से। और ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन। कैसा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, तो उस केस में क्या होगा, जरा देख, ऑब्जर्व करते हैं खुद से कि क्या हो सकता है उस केस में। रुक जाओ जरा, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो जरा। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, मतलब जो भी एडजॉइंट आता है वो आती तो मैट्रिक्स है, और बी भी कोई मैट्रिक्स होगी भाई, बताइए आपको वर्टिकल मैट्रिक्स बनती है। सपोज करो ए और बी दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो। तो तुम क्या कर सकते हो इस केस के अंदर, जरा देखो जरा ध्यान से, कि एक्स आया यहां पर इक्वल टू वन अपॉन ए का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है, और अगर इसका प्रोडक्ट जीरो कब आएगा भाई, ये कोई मैट्रिक्स होगी आपकी, ठीक है, और ये भी कोई मैट्रिक्स होगी, कुछ एलिमेंट ले लें इसके अंदर। सपोज करो इसके अंदर कुछ मैंने एलिमेंट ले लिए, और जो भी लिए हैं टू बाई टू भी ले ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो वो जीरो ही तो हो रहे हैं। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद वो जीरो आ रहा है, ये मुझे पता चला, ये तो यहां से पता चला, आ गया जीरो। अब तुम देखो ए का डिटरमिनेंट तो है ही ऑलरेडी जीरो, हेलो, कहां गया जीरो, ये तो है ही जीरो। तो देखो क्या होगा फिर इस केस के अंदर, तो ये आ गया वन अपॉन जीरो। और मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रत्येक से मल्टीप्लाई होगी ना, हर एलिमेंट से होगी।
तो ये क्या आएगा 0/0, 0/0 और 0/0 और 0/0। तो इस केस में जब भी ये 7 तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, ये 0 इंटू इंफिनिटी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कहलाते हैं। तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम खुद देखो, जैसे 0/0 लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0 इंटू 1, और ये आ गया 0, 0 से 0 कट गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 0/0, 0 टू, यहाँ लिख लिया मैंने 2, यहाँ 0 से 0 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2। 0/0, 0 इंटू 3, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया 3। तो हर बार मतलब वैल्यू तो सेम है हर बार, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 है। ये एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू है कि हर बार आंसर इसका क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। समझ में आ रही है? हर बार डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं जो हर बार डिफरेंट वैल्यू दे। अरे 5 में से 3 घटाओगे तो 2 ही तो बचेगा, या हर बार कुछ अलग अलग बचेगा? ऐसे थोड़ी होगा। तो इसमें हर बार तो कुछ अलग अलग बच रहा है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते। इनको अलग नाम दिया गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये 7 तरह की होती है, आपको पढ़ा जाएगा जब आप हायर मैथमेटिक्स में आएंगे तब, ठीक है। या लिमिट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, उसमें है थोड़ा थोड़ा सा इंटरनेट फॉर्म पे। इस वजह से इसका ना तो असंगत होगा हल, और ना ही संगत होगा ना, या वो संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। ना 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 को काटो, ना गलत बोल गया मैं। संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो आप यही लिख दोगे, इसका हल संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट भी हो सकता है ये, मतलब संगत भी हो सकता है, और असंगत भी हो सकता है, मतलब इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है, इसको यही लैंग्वेज हम लिख के इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन को अगर आता है तो। अब जरा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। इस पेज को उतार लो फटाफट से। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0/0 समथिंग, ऐसी तो कुछ आएगी नहीं आएगी। या इसको ऐसे ले लेना तुम, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा, इस तरीके से तो आएगी जो भी लाएंगे, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। दो वेरिएबल है ना, वो गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे लेंगे तो। इसको ऐसे ले लेना तक कंपेयर करने में, एक्स की वैल्यू अगर एक्स को अब मैं ओपन करूं तो अगर दो वेरिएबल है तो एक्स, और यहाँ क्या आएगा वाई, तो वाई एक्स की वैल्यू 0/0, वाई की वैल्यू 0/0, वो हो नहीं सकती। इस वजह से दिक्कत आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन किस में निकलेगा, इनकंसिस्टेंट में या कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन निकलता है, कंसिस्टेंट में। तो सिर्फ इसी केस में आप जो इक्वेशन जो मैट्रिक्स होगी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनमें से किसी भी केस में आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। निकालेंगे हम, ए कितना है हमारे पास, 1 2 2 3, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा 3 - 4, तो कितना आया 1, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब इक्वल टू 0 नहीं मतलब कौन सा केस है, यही वाला पहला वाला है। 0 आता तो चेक करते ए है या बी है, 0 आता तो ए बी पे जाते, बट ये तो 0 आया ही नहीं तो जाना ही नहीं ए बी पे, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, संगत है। समीकरण, समीकरण निकाय संगत, ठीक है, कंसिस्टेंट, संगत। आया भाई समझ में। सॉल्यूशन अगर वो पूछे ये बताओ संगत है या असंगत है, और संगत है तो हल बताओ, तो आप इसके हल निकाल सकते हैं, आता है ना निकालना। अरे इसका इनवर्स निकाल लो, सॉल्यूशन इस वाली क्वेश्चन से निकाल लेना इसके हल। एक्स बराबर ए इनवर्स और बी, तो बी भी पता है आपको 2 3 है, एक्स आपको बताइए एक्स वाई, और ए इनवर्स आप निकाल ही लोगे इसका एड जॉइंट से, ठीक है, इनवर्स के फॉर्मूले से, सिंपल है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जरा इसका, मतलब सेकंड क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का। ये भी देखो जरा कैसा आ रहा है, 2x - y = 5, x + y = 4, ठीक है।
चलो करिए भी इसको सॉल्व। ये क्या आ रहा है बच्चों? संगत आ रहा है, ये भी बता दिया बच्चों ने भाई। तो यहां से वैल्यू निकाल लो, ए बराबर 2 - 1 1 1। तो साफ साफ दिख रहा होगा इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे हम। 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया 3 नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे आ जाएगा? कंसिस्टेंट। तो अभी तक कोई केस नहीं आया हमारा असंगत का। तो देखो क्वेश्चंस है काफी, असंगत का भी केस आएगा। और जब आ जाए 0 तो चेक करना है, ये डिटरमिनेंट निकालना, मल्टीप्लाई कराना भी से। 0 आ रहा हो तो असंगत, और 0 नहीं है, हाँ 0 नहीं आ रहा हो तो असंगत, और 0 आ रहा हो तो संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। ये बात लिख के हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता असंगत में, सिंपल सी बात है। अरे क्लियर हो रहा है? कर लेंगे इसको। मेरे लैपटॉप की बैटरी हो गई खत्म, ये बंद होने वाला है। तो आज के लिए